स्वागत है आपका आज की विजन की मंथली मैगजीन सीरीज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मंथली मैगजीन सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जाते हुए बहुत ही कम समय में आसान से शब्दों में इसको समझने का प्रयास है। साथ ही इसमें हम जानेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे हमें इसको समझना है, कैसे हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है और किस प्रकार हम इसको अपनी परीक्षा में उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार इसमें मिल रहा है, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है। आप सब ने हमें बताया है कि टेस्ट सीरीज आपको जो भी आपको मंथली मैगजीन जो आपको कराई जा रही है आपको बहुत अच्छी लग रही है। तो इस सभी के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों को एक टेस्ट मंथली मैगजीन डेली डिस्कस कराई जाएगी। मेरे मुंह पे बार बार टेस्ट सीरीज आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रही थी अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए आप लोगों के साथ मंथली मैगजीन हम डिस्कस करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मैपिंग और एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने बताया तो मैं आप लोगों के लिए भी एनसीईआरटी की एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, उसमें एनसीईआरटी को आपको समझाऊंगी। और अगर मैपिंग भी करना चाहते हैं तो बताना, मैं मैपिंग आपको हाथ से ड्रॉ करके ही बताऊंगी। ऐसा नहीं कि आपको 3D दिखा दिया जाएगा और उसमें प्लीज़ बता दिए जाएं। आप लोगों को खुद से मैपिंग यहाँ कराई जाएगी, दिखाई जाएगी कि कैसे हम मैप ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सीखनी हो तो बताना कमेंट में ज़रूर। बाकी हम अपनी मंथली मैगजीन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले हम 2 सेक्शन में पॉलिटी का और इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से शब्दों में हमने इसे समझा था, कैसे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं हमने ये भी समझ लिया था। अब हमें बात करनी थी अपनी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की, जिसे हम आज समझेंगे और देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। ठीक है, तो चलते हैं। इसका पहला टॉपिक है कि समृद्धि के अग्रदूत के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट एज फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ। देखिए, जानते हैं कि सुर्खियों में क्यों था। हाल ही में क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसलिए ये जो है वो चर्चा में रहा है। अब समझ लेते हैं इसके फैक्ट क्या क्या हैं। तो प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति के महत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में ईस्ट के विजन को प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों, जिनको अष्टलक्ष्मी यानी देवी लक्ष्मी के 8 रूप कहा जाता है, की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने बायो इकोनॉमी हो गया, बांस, चाय और पेट्रोलियम, खेल के लिए और इको टूरिज्म जैसे सेक्टर में पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक उभरता हुआ हब बताया है। ठीक है, अब राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट जो 2025 में हुई है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं, हम इनको समझ लेते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो 8 स्टेट है उनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। वहाँ पे समिट हुई इसलिए चर्चा में रहा है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं हम इसे देखते हैं। तो देखिए, वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, इसमें क्या उपयोगी है, क्या मुख्य बिंदु है। तो देखो, पूर्वोत्तर क्षेत्र संधारणीय वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें असम के जीआई टैग प्राप्त मुगा रेशम, नागालैंड के आदिवासी शॉल, त्रिपुरा के बांस से बनी शिल्पकारी आदि शामिल है। दूसरी बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के हथकरघा क्षेत्र में बड़ा योगदान देता है। यह क्षेत्र जो है वह शॉल, मेखला चादर और स्कार्फ उत्पादन में 92.90% और पारंपरिक परिधानों में लगभग 78.50% का योगदान देता है। साथ ही हम बात करें तो देश के 53% से अधिक करघे और 50% से अधिक बुनकर पूर्वोत्तर राज्यों से भी ये संबंधित है। तो आई होप वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प में इसका क्या क्या योगदान है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट अपना कैसे योगदान देता है। तो देखिए, इस क्षेत्र में जो है ना वो 60 गीगावाट की से भी अधिक की पारंपरिक जल विद्युत
दोहन योग्य क्षमता जो है वो विद्यमान है। और साथ ही भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का 40% जो है वो यहीं पर है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता भी मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं क्या है, ये समझ लेते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या कैसे योगदान है। देखो, इस क्षेत्र में तेजी से आईटी अवसंरचना का विकास हो रहा है। इनमें असम का 100 एकड़ का आईटी पार्क अगरतला में स्थापित किया गया। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कॉम्प्लेक्स भी है। और 2021 में इम्फाल के मंत्रीपुखरी में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं इनोवेशन हब शामिल है। देखिए, जो ये पॉइंट आपको ब्लैक कलर से हाईलाइट करके दिए ना, ऐसे पॉइंट को हमें मेंस में तो इनपुट करना ही है आंसर राइटिंग में। साथ ही प्रीलिम्स में ये फैक्ट जो है वो उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हमें हाईलाइट करके इनका रिवीजन बार बार करते चलना है। चूँकि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या योगदान है हम उसको अच्छे से समझ रहे हैं, उसकी विशेषताओं को देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाएं, उनमें क्या कैसा योगदान है, तो ये हमने देख ही लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 78 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। इसी तरह डोला सादिया और बोगीबील जैसे पुलों के निर्माण से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। 17 हवाई अड्डों 2013 में 9 हवाई अड्डों के निर्माण के कारण एयर कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। असम में स्थित जोगीघोपा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल को रणनीतिक रूप में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जोड़ा गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आई होप आपको ये 4 से 5 पॉइंट जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि वस्त्र, हथकरघा, नवीकरणीय ऊर्जा, IT सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में नॉर्थ ईस्ट का कैसे योगदान है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पर्यटन और हॉस्पिटलिटी में कैसे क्या योगदान है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर स्थल, एक तो काजीरंगा और मानस, ये दोनों जो हैं वो स्थित हैं। और साथ ही इस क्षेत्र में 30 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य और विविध भूदृश्य भी मौजूद हैं। सिक्किम और मेघालय संदर्शनीय पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी है। इस क्षेत्र में स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा का क्या है, तो उच्च साक्षरता दर देखेंगे तो मिजोरम में 91.3%, त्रिपुरा में 87.2%, वहीं नागालैंड में 80.1% है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की 40% जो भाग आबादी है वो 25 वर्ष से कम आयु की है, जो कि नवाचार और उद्यमिता के विकास के लिए आदर्श जनसांख्यिकीय आधार प्रदान करते हैं। आई होप पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और शिक्षा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य में औषधीय पौधों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल जैसी शहरी केंद्रों में PPP मॉडल, निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक्स लैब पर रणनीतिक फोकस में स्वास्थ्य देखभाल जैसी सेवाएं जो हैं इनमें भी सुधार हो रहा है। हम कृषि की बात कर लें तो समृद्ध एग्रो बायोडाइवर्सिटी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 70% से भी अधिक आबादी जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, और उनमें से भी अधिकतर जो है वो लघु सीमांत किसान हैं। देखिए, हम बात करें कि चाय, चोहा, चावल, कच्चा नींबू, कीवी, अनानास, इन सब के उत्पादन को जो है ये बढ़ावा देते हैं। इसके बाद हम खेल की बात करें तो पारंपरिक और स्थानीय खेल यहाँ का क्या कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो तीरंदाजी, दूसरा थांगता और पोलो, ये जो है यहाँ के पारंपरिक खेल हैं। मणिपुर, मिजोरम और असम जैसे राज्यों ने फुटबॉल, बॉक्सिंग और बैडमिंटन जैसे खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट भी तैयार किए हैं। साथ ही इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम असम और खुमान लंपक मणिपुर जैसी
अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जो हैं वो निवेश के मामले में स्पोर्ट्स हब जो हैं वो बनती जा रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के देखिए आप यहाँ पे जो है वो 8 जो राज्य मैंने बताए थे वो दिख रहे होंगे आपको। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये आपको 8 कंट्री जो हैं वो अच्छे से देख लेनी है, याद कर लेनी है। इनकी मैपिंग देख लीजिए कि क्या किस इनसे लगता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है तो उसकी सीमा किस किस से साझा होती है, तो भारत में असम और नागालैंड जैसे राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। तो ऐसे ही आपको इनकी मैपिंग करनी है, ठीक है। अब विकास का अग्रदूत बनने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता क्या है। देखो, भू रणनीतिक रूप से हम देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सीमा भी साझा करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि म्यांमार ही साझा करता है, और म्यांमार ऐसे ही जुड़ते जाओ नीचे साइड तो अपन लोगों को लाओस, थाईलैंड, वियतनाम ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि यह क्षेत्र जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो इस नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके बाद हम ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो ऊर्जा में देखी जाए तो कोयला हो गया, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने की क्षमता रखता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विविध सांस्कृतिक विरासत। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट जनजातीय समुदाय और परंपराएं भी मौजूद है, जो कि पर्यटन व हस्तशिल्प के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही कम लागत वाला विनिर्माण हब भी तैयार करते हैं। भारत और विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में पूर्वोत्तर कहाँ थे हम, हाँ, विकास और अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम लागत और पारिश्रमिक उपलब्धि भी है। भारत का ग्रीन हब की बात करें तो घने वन भी है, जैव विविधता और समृद्ध पारिस्थितिकी की तंत्र इस क्षेत्र को इको टूरिज्म और कृषि आधारित उद्योगों के लिए आदर्श जगह बनाते हैं। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना। भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एकमात्र भू संपर्क होने की वजह से आवागमन और लॉजिस्टिक की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्तता या जनजातीय अधिकारों की मांग के कारण लंबे समय से विद्रोही समूह सक्रिय हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाका मुइवा ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहा है। मणिपुर में कुकी मेहिती संघर्ष आदि। और हम देखें नार्को आतंकवाद क्या है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है, देखो पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल क्या कौन कौन सा है, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हीरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए ट्रांजिट मार्ग के रूप में भी ये कार्य करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पूरी बाड़बंदी नहीं की गई है और इनकी समुचित निगरानी भी नहीं की जाती। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो हीरोइन और सिंथेटिक जैसी ड्रग्स हैं इसको बढ़ावा मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानवाधिकार हनन की। तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम जो कि अप्सपा है 1958 के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय नहीं करने को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। नागालैंड और मणिपुर में लंबे समय तक अप्सपा के लागू रहने के कारण अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं को खतरा। पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रायः भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हर साल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ लाखों लोगों को जो है वो विस्थापित कर देती है और फसल में भी नुकसान हो जाता है। तो देखिए अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा,
उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लें कि किन किन चीज़ों में वो योगदान देता है। बाद में हमने रणनीतिक क्षेत्र में भी इसकी योगदान देख ली, कैसे का देता है। फिर हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियाँ मौजूद हैं उनको भी देख लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कौन कौन सी पहलें जो हैं वो चलाई गई हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास योजना भी चलाई गई है, जो कि जल आपूर्ति, बिजली कनेक्टिविटी, पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनाओं और सामाजिक अवसंरचना के विकास में सहायता देगी। दूसरी हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल भी चलाई गई है। इसका उद्देश्य राज्य की आवश्यकता के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो है वो त्वरित और समग्र विकास करना है। इसके बाद हम देखें तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ता से जोड़ने और संपूर्ण वैल्यू चेन के विकास का समर्थन करने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादन का विकास करना है। इसके बाद हम देखें तो शांति और सुरक्षा से संबंधित पहले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल टाइगर फोर्स शांति समझौता 2024, आदिवासी असम शांति संधि 2022, डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी शांति समझौता 2023, यूएलएफए शांति 2023 आदि जो है यहाँ पे संपन्न की गई हैं। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर बोलें कि कौन कौन सी जो है परियोजना चलाई गई। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना चलाई जा रही है। इसमें कौन कौन सी, देखो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग हो गया, बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल जो कि BBIN मोटर वाहन समझौता हो रहा है वो, मेकोंग गंगा संयोग आदि परियोजनाएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को लेकर चलाई जा रही। ऐसे ही एक एक्ट ईस्ट फोरम भी है जिसे 2017 में भारत और जापान द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के भीतर और इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, यह जो है वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को परियोजना आधारित साझेदारी से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र चर्चा में क्यों था, पूर्वोत्तर क्षेत्र किस प्रकार से भारत में अपना योगदान देता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कौन कौन सी चिंताएं हैं, और फिर भारत द्वारा कौन कौन सी पहलें जो हैं वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर चलाई गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों का विकास होनी चाहिए। जैसे कि देखें तो हिली महेंद्रगंज ट्रांसनेशनल कॉरिडोर, यह जो है वो प्रस्तावित कॉरिडोर है। हिली जो कि पश्चिम बंगाल है वहाँ पे बांग्लादेश से होते हुए महेंद्रगंज यानी मेघालय को जोड़ेगा, जिससे सिलीगुड़ी मार्ग का विकल्प भी हमें मिल जाएगा। इसके बाद विद्रोही गतिविधियों को कम करना, वो कैसे, पुनर्वास प्रयासों और स्थानीय तंत्र को मजबूत करेंगे, जैसे कि त्रिपुरा में शांति स्थापित करेंगे, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाएंगे। इसके बाद ब्रू जनजाति का त्रिपुरा में पुनर्वास किया गया है तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे कि राह में, तो अवैध प्रवासी जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हैं तो उनसे निपटना और सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसमें हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर नाइट विजन डिवाइस जो है इन सब का उपयोग करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करना, यानी कि बीज बरुआ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के खिलाफ भेदभाव और निजातीय हमलों को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने चाहिए, मीडिया जागरूकता अभियान संचालित करना चाहिए आदि। अब हम लास्ट में निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष है कि अपनी विशिष्ट रणनीतिक अवस्थिति, समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर पर्यटन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं और कनेक्टिविटी की कमी को दूर करके शांति सुनिश्चित करके क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण सुनिश्चित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को समावेशी और संधारणीय विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक पहले पूरा समझ लीजिए कि क्या क्या पढ़ा।
देखो, सबसे पहले आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र चर्चा में क्यों था ये देखा, फिर आपने देखा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार ये भारत में योगदान देता है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को लेकर। फिर हमने देखा कि भारत में जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। फिर हमने समझ लिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। उसके बाद हमने देखा कि आगे की राह क्या हो सकती है, और साथ में ये भी देख लिया कि भारत ने कौन कौन सी पहलें चलाई हैं, जो कि क्षेत्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हमने निष्कर्ष पढ़ लिया, जो कि एक मेंस आंसर राइटिंग के आंसर लिखने के लिए उपयुक्त है। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र से क्वेश्चन कैसे भी बन के आ जाता है, उसके आर्थिक संसाधनों को लेकर, उसके पॉलिटिकल मामलों को लेकर, उसके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, तो इसमें सारे बिंदु दे रखे हैं। अब आप एक टॉपिक को पढ़ के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस ऐसे ही करना है, इसके सेक्टर डिवाइड करना है कि सबसे पहले विशेषताएं क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, इसकी पहले कौन कौन सी चलाई गई हैं, और बाद में आपको एक कंक्लूजन जो इसमें दे रखा है उसके 2-3 पॉइंट हाईलाइट कर लेना, उनको लिखना है। तो बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो देखिए, यह सुर्खियों में क्यों रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में संशोधन कर उसे नया रूप दिया, इसलिए यह चर्चा में रहा था। अब यह होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसका संचालन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो कि नेशनल अपना स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, NSO, उसके द्वारा किया जाता है। इसका मंत्रालय क्या है, तो इसकी मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में शहरी क्षेत्रों, अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, के लिए केवल 3 महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना। सेकंड पॉइंट कहता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक रूप से सामान्य स्थिति यानी कि यूजुअल स्टेटस और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान लगाना। ये जो है इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब इसके लिए कौन कौन सी शब्दावली जो है वो यूज होती हैं। श्रम बल भागीदारी दर क्या है, इसे कुल आबादी की तुलना में श्रम बल अर्थात जो कि नियोजित है, रोजगार की तुलना में जुटे या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति हैं, उनमें शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में जो है वो इनको परिभाषित किया जाता है। सेकंड देखेंगे हम वर्कर जनसंख्या अनुपात, ये क्या होती है, तो यह कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का जो है वो प्रतिशत है। जिन व्यक्तियों के पास रोजगार है वो वर्कर जनसंख्या अनुपात हो जाएंगे। बेरोजगारी दर क्या है, तो यह श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं जो कि श्रम बल कर सकते हैं, उनमें से सिर्फ 40 को ही रोजगार प्राप्त है और 60 को रोजगार नहीं है, तो जो बेरोजगारी दर है वो 60 हो जाएगी। गतिविधि की स्थिति, निजी किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को निर्धारित संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर जो है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सामान्य स्थिति। सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि कार्य को उस व्यक्ति की सामान्य गतिविधि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की सामान्य मुख्य गतिविधि और सामान्य सहायक आर्थिक गतिविधि को मिला दिया जाए तो उसकी सामान्य गतिविधि की स्थिति मानी जाती है, जिसे सामान्य स्थिति के रूप में लिखा जाता है। अब बात करें वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, यह क्या कहलाती है, तो सर्वेक्षण की तिथि के पहले के 7 दिनों में किसी व्यक्ति को गतिविधि को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कहा जाता है। कोई व्यक्ति है जब से स्टार्ट कर रहा है उसकी पहले के 7 दिन की जो स्थिति रहेगी उसे वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कहेंगे। वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति, यदि किसी दिन व्यक्ति ने कम से कम 1 घंटा काम कर लिया है तो उसे उस दिन की कार्य की स्थिति प्रदान की जाती है। अब PLFS जो उसमें क्या मुख्य बदलाव है तो इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर देश के स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमान। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक जारी किए जाएंगे। आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण का पहला मासिक बुलेटिन जारी किया
जाएगा। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में देखें तो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक प्रदान करना अब यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद कैलेंडर वर्ष पर आधारित रिपोर्टिंग 2025 से वार्षिक PLFS परिणाम कैलेंडर वर्ष के आधार पर जारी होंगे, यानी सर्वेक्षण अवधि अब किसी विशेष वर्ष के लिए जनवरी से दिसंबर तक की होगी। पहले जुलाई जून चक्र था और यह सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में लागू होगा। सैंपल के आकार में वृद्धि PLFS में शामिल किए जाने वाले परिवारों के सैंपल में 2.65 गुना वृद्धि की गई है। कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि तो जिले को प्राथमिक भौगोलिक इकाई बनाया गया है, जिससे राज्य केंद्र शासित प्रदेश से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग बेसिक स्टेटम या बुनियादी स्तर कहा गया है, ताकि कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के अधिकांश भाग के फर्स्ट स्टेट यूनिट का चयन किया जा सकेगा। सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों को बेहतर उपलब्धता, ये क्या है? तो इसमें शिक्षा, कब्जे वाली भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि और किराया, पेंशन, ब्याज और रेमिटेंस से प्राप्त परिवारों की सामान्य मासिक आय से संबंधित अतिरिक्त विवरण शामिल किया जाएगा। हम समझ लेते हैं कि PLFS में जो बदलाव किए गए हैं उनका क्या महत्व है। तो सैंपल साइज जो है उसमें वृद्धि हुई है, उद्योग संबंधी नीति निर्माण में सहायता देंगे, भारत के श्रम बाजार संबंधी आंकड़ों का समय पर अपडेशन हो सकेगा, समय पर ग्रामीण श्रमिकों को सहायता मिलेगी, जिला स्तर पर योजना निर्माण होगा, सर्वेक्षण सुधार होगा। हम समझ लेते हैं, देखिए जो कि बॉक्स में दिया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो बॉक्स वाली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की घटना के लिए अन्य पद्धतियाँ रिपोर्ट रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, देखिए इसे हम समझते हैं क्या है। तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार की संरचना के बारे में क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नियमित अंतराल पर जानकारी प्रदान करता है, साथ ही रोजगार के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी भी करता है। यह कार्यक्रम रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के तहत लागू किया गया है। इसके बाद ILO रिपोर्ट्स हम देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक आदि, ठीक है। जनगणना में बात करें तो इसमें मुख्य और सीमांत श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है, जो कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को कवर करता है। इसमें श्रमिकों का वर्गीकरण, औद्योगिक गतिविधियां उनमें पेशे के अनुसार शामिल की जाते हैं। श्रम ब्यूरो की बात की जाए तो यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। यह विभिन्न श्रम कानूनों जैसे बागान श्रम अधिनियम 1951, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आदि के अंतर्गत वैधानिक और स्वैच्छिक रिटर्न्स के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है। अब हम देख सकते हैं कि भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियाँ जो होती हैं उनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो डेटा में कभी कभी असंगतता आ जाती है, परिभाषा में विसंगति हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कभी कभी परिभाषा फिट नहीं हो पाती है, तो इसलिए विसंगतियाँ हो जाती हैं। कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति होती है, जैसे कि त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण केवल रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करता है, लेकिन बेरोजगारी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देता, जिससे यह सर्वेक्षण जो है वो अधूरा रह जाता है। इसके बाद देखें तो कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति होती है, सैंपल का आकार छोटा होता है, समय लगना, डेटा की गुणवत्ता में कमी और जो जवाब है वो सही नहीं मिलता है। अब हम देख लें कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो आगे की राह में संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की परिभाषाओं को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। ILO से आग्रह किया है, ILO ने भारत से जो है वो आग्रह किया है कि श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानकों का वह पालन करे, आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे, डेटा सत्यापन और प्रोसेसिंग में तेजी लाई जाए, उद्यमों को सर्वेक्षण नियमित रूप से बार बार किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आर्थिक गणना और नियमित अंतराल पर करवाने की आवश्यकता है। एक समान पद्धति के सहित सरकारी डेटा का केंद्रीय सर्वर बनाना, सर्वेक्षण में दोहराव को समाप्त करना, डेटा की सुलभता, डेटा विजुअलाइजेशन की सुधार की आवश्यकता और कनाडा और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में डेटा
स्टोरी टेलिंग पोर्टल्स होते हैं जिनमें इंटरेक्टिव मानचित्र और ग्राफ होते हैं जो कि आम नागरिकों को सामाजिक आर्थिक ट्रिक्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला हमने पूर्वोत्तर परिषद वाला, दूसरा PLFS। हमने दोनों को डीप में समझा कि क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनकी चिंताएं हैं और क्या इनके लिए समाधान हो सकते हैं। आगे की राह में देखा था कैसे कैसे अपना योगदान दे रहे हैं और बाद में निष्कर्ष देख लिया। मेंस आंसर राइटिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन इनसे बनता है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को पहली चीज़ तो पॉइंट बाय पॉइंट इनको बना के पढ़ना है। जैसे आपने देख लिया पूर्वोत्तर भारत, तो क्या क्या पूर्वोत्तर भारत के लिए चिंताएं हैं, तो 4 से 5 आप चिंताएं देख लीजिए, नोट कर लीजिए उनको। फिर आप लोग देखिए कि पूर्वोत्तर भारत में चिंताएं तो हो गई, अब समाधान के लिए कोई पहले भी चलाई गई, तो 4 से 5 पहले नोट कर लीजिए। अब क्या होगा कि पूर्वोत्तर भारत से